सागर आपके साथ जुड़ रहा हूँ नोएडा स्टूडियोज से। आज महीने का आखिरी ट्रेडिंग दिन था और हफ्ते का भी। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि अप्रैल के महीने में आपने बहुत शानदार लगभग 15% रिटर्न देखे हैं निफ्टी पर, और इसी की तरीके के रिटर्न आपने बैंक निफ्टी पर आते हुए देखे हैं। ये तब हुआ है जब एक बिल्कुल इकोनॉमिक लॉकडाउन ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड के फैलाव द्वारा होता हुआ दिख रहा है। आज का दिन हम लोग हर हफ्ते डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर rankmf.com के। ये एक जानी मानी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है और आप सब लोगों को इस पर दिन में एक बार जरूर जाके अपने फंड को चेक करना चाहिए। ओमकेश्वर साहब, आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। आपसे पहला प्रश्न ये है, शानदार आपने रैली देखी अप्रैल के महीने में। एक कठिनाई का दौर फ्रैंकलिन के डेट फंड्स बंद होने की वजह से भी हुआ था क्रेडिट रिस्क पर। बताइए, महीने के आखिर में अब आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में खासकर इक्विटी फंड्स में किस तरीके का माहौल दिख रहा है, और फिर इस चर्चा को खोलेंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे कॉलर्स इंतजार में हैं अपने प्रश्नों का जवाब के लिए। सिंह साहब बताइए। जी, इक्विटी साइड में तो काफी अच्छा रहा, और आपने ये देखा होगा कि जो अप्रैल का महीना है वो काफी अच्छा गया। और वो हम लोग पहले से ही बता रहे थे कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में नहीं आते हो। इसको ध्यान रखते हुए जिन लोगों को हमने बोला कि आप पैसा लगा के रखो, आप पैसा बल्कि बढ़ाओ, क्योंकि अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छा है, यानी कि अभी अभी आपको अवेलेबल है उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे नीचे भाव में मिल रहा है, तो आप खरीदोगे तो जब भी ये ऊपर की ओर जाएगा तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। इक्विटी साइड में तो काफी अच्छा चला है, और अभी भी निवेशक को यही सलाह है कि अभी भी काफी अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो वो इक्विटी में कंटिन्यू और ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा करके चल सकते हैं। चलिए, ये राय आपकी ओमकेश्वर सिंह साहब से मिल रही है। उनकी राय है कि जिस हिसाब से आपने एक बहुत भयंकर बिकवाली देखी थी बाजार में, वहाँ से जो बाउंस बैक आ रहा है, सबसे सही राय ये रहेगी कि आप हमेशा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहें, किसी भी तरीके का एसआईपी ना रोकें, और जो आपका असल है उसको बरकरार रखें अगर आप एक अच्छे फंड में हैं। अगर नहीं है तो आप अपना प्रश्न भेजिए और उसका जवाब हम आपको देंगे। चलिए, हमारे पहले कॉलर हैं संजय मित्तल साहब लुधियाना से। मित्तल साहब, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में और सीएनबीसी आवाज में। आपने एक्सिस फोकस्ड फंड में एक एसआईपी और लमसम लगाया है। अब बताइए, आपका क्या प्रश्न है और आप क्या चाहते हैं कि आपका ओमकेश्वर साहब जवाब दें। सर, मैं मोतीलाल मल्टी कैप में लगाना चाहता हूँ एक 5000 की सिप, तो भी ये ठीक है फंड? जी, तो इक्विटी एक्सेस फोकस्ड भी बहुत अच्छा फंड है, 5 स्टार फंड है और उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल भी एक 5 स्टार फंड है रैंक एमएफ के हिसाब से, और इसका भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छा है। इसमें इस समय तो ऐसा है कि वो अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू या भाव है उस अंडर वैल्यूड है, तो उसमें इसमें आप जरूर चालू कर सकते हैं। इसमें अगर आप स्मार्ट एसआईपी करेंगे तो उसका सिग्नल तो अभी ये कहता है कि आप दुगुना पैसा लगाओ। वो इसलिए कहता है कि जब भी अंडर वैल्यूड मार्केट रहता है तो स्मार्टशिप कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ। तो आप जरूर इसमें लगा सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं एक्सेस फोकस 24। हाँ मित्तल साहब, आपका एक्सिस फोकस्ड फंड में कितना लमसम और कितना एसआईपी है हर महीने? सर, एसआईपी तो लगभग 5000 या मतलब हर महीने है, पर उसमें मैं वैसे भी मतलब लमसम भी डालता रहता हूँ। अच्छा, चलिए मित्तल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। उम्मीद है कि आप जल्द ही मोतीलाल मल्टी कैप फंड में एक एसआईपी शुरू करेंगे। मोहित गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ओमकेश्वर जी, वो एक एचएनआई हैं और वो ज़रा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अल्ट्रा शॉर्ट फंड में उन्होंने 3 साल पहले निवेश किया था और अब ये फंड जो है बंद हो गया है। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका और पूरी सहानुभूति हमारी आपके साथ। आपने 20 करोड़ रुपया इस फंड में लगा रखा है। ओमकेश्वर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। या सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि जो एनएवी क्लोज हुई थी वाइंडिंग अप के दौरान जी, तो वहां से जो है हम कितना % लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब जब भी साल 2 साल 3 साल में पैसा आएगा? सर तो इसका जवाब ये है कि मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लॉस ही लॉस होगा।
अभी भी फंड ने एएमसी ने बोला है कि वो एनएवी वो डिक्लेयर करते रहेंगे डेली। अगर जिन लोगों को इन लोगों ने पैसा दिया हुआ वो लोग अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर देते हैं तो आपको टाइम बस ज्यादा लग सकता है, लेकिन पैसा उससे आपका जो है वो पैसा सूद के साथ आ सकता है। लेकिन अगर जिन लोगों को इन लोगों ने पैसा दिया हुआ है और वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तब उसी स्थिति में आपको लॉस होगा। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल जाएगा, टाइम ज्यादा लग सकता है। जी गुप्ता साहब, पिछले ही हफ्ते 50,000 करोड़ रुपए की एक लिक्विडिटी विंडो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खोली है म्यूचुअल फंड एएमसीज के लिए, खासकर इस परेशानी को दूर करने के लिए। तो एक ये बहुत ही ऑर्डरली रिडेम्पशन आपको होता हुआ दिखेगा। ट्रस्टीज सेटअप कर दिए गए हैं और ये जो फंड पोर्टफोलियोज जिसमें आपने भी अपने 20 करोड़ रुपए लगाए हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि इनको उस लेवल पर रिडीम किया जाए जो कि इनकी असल वैल्यू है। इसीलिए ये लिक्विडिटी की जो विंडो है ये खोली गई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको जो पूरा पैसा है ब्याज समेत मिलेगा। हमारे साथ आपका गुप्ता साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चट्टोपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं कलकत्ता से। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में इन्होंने इक्विटी और डेट फंड में डिविडेंड पे आउट इस महीने नहीं हुआ, तो ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। चट्टोपाध्याय साहब, स्वागत है आपका। आप अपना प्रश्न ओमकार साहब से पूछिए। चट्टोपाध्याय, नमस्ते, बोलिए सर। I have invested in 2017 in ICICI Equity Dividend Fund for my monthly requirement, but this month they have not given me the dividend, and also I found the NAV also reduced almost 1/3. So what is the future of this fund, and shall I exit or will remain with this fund? Can you advise it? जी, तो एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि फंड के पास एक्स्ट्रा मनी यानी कि कॉर्पस है कि नहीं जिससे कि वो पैसा दे सकता है। कोशिश यही रहती है कि हर महीना पैसा दे दे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर महीना पैसा मिलते ही जाए। जब अगर वो उस समय सरप्लस नहीं रहा तो आपको पैसा नहीं मिल सकता उस महीने। हमारे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड जो है वो एक 3 स्टार फंड है। इससे बेटर फंड्स अवेलेबल हैं जहां पर आप ध्यान दे सकते हो। एक एक्सेस इक्विटी हाइब्रिड फंड है और एक टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड है। ये फंड्स ऐसे हैं जो कि इनका रेटिंग बेटर है और ये ज्यादा अच्छा फंड है। दूसरा, आप ये भी एक ध्यान दो, अगर आपको डिविडेंड की हर महीने खर्चे के लिए जरूरत नहीं है तो आपको डिविडेंड ऑप्शन से एग्जिट कर करके ग्रोथ ऑप्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है और उसका जो टैक्सेशन है वो पर्सनल इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेशन होगा। और इस पे केवल इक्विटी साइड में क्या हो रहा था कि केवल 10% का ही टैक्स था, इनकम टैक्स ज्यादा का होगा। टैक्स एक टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन नहीं है, इसलिए बेटर होगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन लें अगर आपको मंथली पेमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो तो। चलिए चट्टोपाध्याय साहब, ये राय आपको मिल रही है ओमकेश्वर सिंह साहब से। वो कह रहे हैं कि आप अपना जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है उसको बदल सकते हैं, डिविडेंड की जगह ग्रोथ ऑप्शन चूज करें। पुरुषोत्तम साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजस्थान भरतपुर से, जहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त आपको बर्ड सैंक्चुरी मिलेगी। पुरुषोत्तम साहब, स्वागत है आपका। आप लंबी अवधि के निवेशक हैं म्यूचुअल फंड्स में, कई आपके SIPs चल रहे हैं और कुछ पैसा आपने UTI के एक यूलिप प्लान में भी लगाया है। अपना प्रश्न आप पूछिए ओमकेश्वर सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने UTI म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ था, UTI यूटिलिटी लिंक इंश्योरेंस प्लान। जी, मेरी शिफ्ट थी सर, जिसको 10 साल पूरा हो चुका है। एक्चुअली 10 साल का ही फंड था ये। जी, तो अब 10 साल के बाद मैंने इसको 1 साल से होल्ड किया हुआ है अभी। सर ये काफी बार बोला गया है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो यूलिप बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। अगर इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक टर्म लाइफ ले लो और जो इन्वेस्टमेंट है वो आप म्यूचुअल फंड में करो। तो आपसे ये आपको सुझाव रहेगा कि जो भी आपका पैसा इसमें पड़ा हुआ है उसको आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दे। उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट और जो कॉर्पस क्रिएशन और ग्रोथ है वो बेटर रहेगा। जी, ओमकेश्वर जी, पुरुषोत्तम जी ने 2-3 SIP भी शुरू कर रखे हैं। ये है बिरला सन लाइफ टॉप 100 8 साल से,
और हर महीने वो 2,000 रुपये लगाते हैं। रिलायंस टैक्स सेवर में भी 2,000 रुपये का SIP है और इसी अमाउंट का L&T टैक्स सेवर में भी SIP पुरुषोत्तम साहब ने लगा रखा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई फेरबदल आवश्यक है इसको बदलने में, या ये जो पोर्टफोलियो है आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है म्यूचुअल फंड्स का? ये जो पोर्टफोलियो इनका है उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है फोकस्ड फंड में और ELSS में। फोकस्ड फंड में वो उनके पास 3 ऐसे ऑप्शन है। एक्सेस फोकस 25 एक 5 स्टार फंड है। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल 25 और मिराय फोकस फंड, ये ऐसे फोकस फंड है जो कि इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि जहां पे इन्होंने लगा के रखा है। सिमिलरली एक उनका ELSS का अच्छा है जो L&T टैक्स सेवर है, वो एक 4 स्टार फंड है। लेकिन निपन इंडिया टैक्स के जगह वो चाहे तो अच्छे कुछ फंड्स अवेलेबल हैं और अच्छे मार्जिन पे भी अवेलेबल हैं। वो है आदित्य बिरला लाइफ टैक्स रिलीफ 96, JM टैक्स गेन फंड या फिर एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये अच्छे ELSS फंड है जहां पर ये स्विच कर सकते थे। ये फोकस और एक ELSS ये चाहे तो इन फंड्स में स्विच कर सकते हैं। चलिए पुरुषोत्तम साहब, ये आपको ऑप्शंस मिले हैं जो ओमकेश्वर साहब सजेस्ट कर रहे हैं। उनके हिसाब से 4 या 5 स्टार फंड्स जो हैं आप उनमें चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी राय है कि ये आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक है। अब एक ईमेल पर जाते हैं। ओमकेश्वर जी भटिंडा से हंसराज साहब लिख रहे हैं, इनकी परेशानी भी फ्रैंकलिन के जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं जहां पर लगभग 28,000 करोड़ रुपया निवेशकों का फंसा हुआ है, उसी के साथ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में एक SIP किया था और ये फंड्स बंद हो गए हैं। वो ये जानना चाहते हैं जो इनकी असल रकम थी उसका क्या होगा और कब तक वो पैसे आपको वापस आते हुए दिखेंगे। जी, तो जैसे पहले बताया, फ्रैंकलिन ने भी ये चीज को क्लियर किया है। जो भी पैसा उनका है वो पैसा अभी वहां पर रहेगा। उसके बाद एज एंड व्हेन जब भी अभी जो लिक्विडिटी स्कीम्स आए हैं RBI के, इसके अलावा जब कोविड-19 लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद जब चीज नॉर्मलसी की ओर जाएगा तो डेट सेकेंडरी मार्केट में भी लिक्विडिटी आएगा। जिस समय ये लिक्विडिटी आएगा और या फिर जो भी मैच्योरिटी तक ये हेल्ड करते हैं AMC और वहां तक जो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल मिलेगा वो पैसा मिलेगा, तो इनका सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये सिचुएशन आते नहीं है तब तक उनको ये पैसा, उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा। चलिए तो ऐसा है, ये परेशानी तो हंसराज जी चल रही है, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, RBI ने एक क्रेडिट विंडो खोली है लिक्विडिटी की लगभग 50,000 करोड़ रुपए की इस सेक्टर के लिए, और ये उम्मीद की जा रही है कि जो रिडेम्पशन होगा ये बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से होगा और आपका जितना पैसा आपके तरफ बनता है ब्याज समेत वो आपको मिलेगा। यही मनोकामना है CNBC आवाज़ और मार्केट्स टुडे की। विकास श्रीवास्तव साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कहानी वही पुरानी है। डिविडेंड यील्ड फंड्स में उन्होंने पैसा लगाया, HDFC बैलेंस्ड फंड और ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। श्रीवास्तव साहब स्वागत है आपका लखनऊ से, और पूछिए अपना प्रश्न ओमकेश्वर जी से। उन्होंने पैसा लगाया। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्ते। सर मैंने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एंड ICICI इक्विटी डेब्ट फंड में 3-3 लाख रुपए लगाया था। हाँ सर नमस्ते। सर मैंने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एंड ICICI इक्विटी एंड डेब्ट फंड में दोनों में अभी डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ है। अभी HDFC का आ गया है, लेकिन पहले जैसा नहीं आया है, कम आया है, और ICICI में तो आया ही नहीं। तो मैं जानना चाह रहा था क्या आगे भविष्य इसका है, मिलेगा डिविडेंड, कि अब इसे निकलना ही बेहतर रहेगा या? जी, तो विकास जी डिविडेंड, हाँ HDFC का डिविडेंड कम हुआ है। 31 पैसे की जगह वो 23 पैसा डिविडेंड दिया है और ICICI ने डिविडेंड इस बार डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि उनके पास सरप्लस रहता है और वो डिविडेंड हर महीना देते रहते हैं। लेकिन कोविड के कारण जो लिक्विडिटी टाई अप हुआ है और जो कैश मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कई AMCs ने के पास वो पैसा, सरप्लस पैसा अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो डिविडेंड दे करके नहीं दे पाए हैं। लेकिन
भविष्य में जैसे लॉकडाउन ये खुलेगा और नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ेंगे तो जरूर से आपको अच्छे जो डिविडेंड मिलते थे वो कंटिन्यू रहेंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है ओमकेश्वर जी की इन दो फंड्स पर। और ये ज़रा कठिनाई का दौर चल रहा है, तो अगर इनकम होगी तो फंड्स डिक्लेयर कर पाएंगे डिविडेंड, और जैसे ही वो शुरू होती है तो जाहिर तौर पर ये जो दो अच्छी एएमसीज़ हैं जहाँ पर आपने कम से कम फंड चॉइस बहुत अच्छा किया है, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। ओमकेश्वर साहब, दोबारा वापस जाते हैं ईमेल्स पर। हमारे पास जी तांता लगा हुआ है। हेमंत जी लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। वो ये जानना चाहते हैं क्या म्यूचुअल फंड्स वाकई सेफ हैं और सही और उचित रिटर्न्स के लिए कितने समय तक का प्लान वो चुनें। बहुत ही अच्छा सवाल है। और क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा, और ये क्या किसी भी स्थिति में क्या प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहेगा। तो ये 3 प्रश्न हैं इनके, आप जरा जवाब दीजिए। जी ये जो प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है, और जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि जो भी पैसा आप लगाते हो वो मार्केट के अधीन है, इसलिए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको आपका प्रिंसिपल या फिर आपको रिटर्न जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको ये जानना चाहिए, आपको एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलना चाहिए, अपना रिस्क प्रोफाइल समझना चाहिए, और उसके हिसाब से ही आप जो है पैसा लगाएं। जैसे भी आपको लगाना हो, इक्विटी में लगाना हो इक्विटी में लगाएं, डेट में लगाना हो डेट में लगाएं, हाइब्रिड में लगाना हो हाइब्रिड में लगाएं। लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान देके रखें कि जो इसके रिटर्न है या फिर जो प्रिंसिपल असल है वो मार्केट के अधीन है, तो उसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका प्रिंसिपल बचेगा ही बचेगा या फिर आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। तो हेमंत जी, ऐसा है कि जो हमारे बाजार का रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने गारंटीड प्रोडक्ट्स के बेचने पर एक बहुत पूर्ण विराम और रोक लगा रखी है। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको किसी भी तरीके की गारंटी नहीं देगा प्रिंसिपल अमाउंट की। लंबी अवधि का आप अगर निवेश करेंगे एक्विटी फंड्स में 7 से 8 साल के लिए, तो आप बेहतरीन रिटर्न कमा पाएंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए हम लोग एक ब्रेक लेंगे, और हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे मृत्युंजय पांडा साहब उड़ीसा से, शुभम मालविया साहब भोपाल से, और दिलशाद खान साहब यूपी से। इन सब के प्रश्न और कई बहुत अच्छी बातें म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। ओमकेश्वर सिंह साहब एक से एक बेहतरीन जवाब आपको दे रहे हैं आपकी म्यूचुअल फंड क्वेरीज पर। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। आज का दिन म्यूचुअल फंड हेडलाइंस, म्यूचुअल फंड क्वेरीज पर समर्पित है। सबसे पहले हमारे साथ मृत्युंजय पांडा साहब जुड़ रहे हैं उड़ीसा से, और एक से एक बढ़िया जवाब आपको मिल रहे हैं ओमकेश्वर सिंह साहब से। आप rankmfmutualfund.com के CEO हैं। पांडा साहब, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। आप 1 लाख रुपया लमसम लगाना चाहते हैं, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली मैं SIP में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मेरा मंथली 10,000 की मेरा पोर्टफोलियो है। डिफरेंट कैटेगरीज में मैं इन्वेस्ट किया हूँ। तो मेरा सवाल है कि अभी 1 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा मेरे लिए? जी, तो अभी मार्केट के हिसाब से अभी आपने जो सोचा है मल्टी कैप फंड काफी अच्छा फंड है। इसमें सारे फंड्स का फ्लेवर होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो आप टॉप रेटेड मल्टी कैप फंड में लगा सकते हैं पैसा। जो टॉप रेटेड मल्टी फंड कैप्स जो अभी अवेलेबल है, जो अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अवेलेबल है, वो मोतीलाल ओसवाल 35 है, जेएम मल्टी कैप है, यूटीआई इक्विटी फंड है, LIC म्यूचुअल फंड मल्टी कैप है, और कैनरा रेवेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है। तो ये ऐसे 5 फंड हैं जिसमें कि आप चूज कर सकते हो, या तो 20-20 हजार रुपये लगा सकते हो, या फिर 2-3 से सेलेक्ट करके, या फिर एक में भी आप चाहो तो 1 लाख रुपए डाल सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक और भी ऑप्शन है कि आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, एक लार्ज कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मल्टी कैप, एक फोकस्ड और एक मिड कैप। तो इसमें क्या होगा, लंबी अवधि के लिए आप पैसा लगा रहे हो तो सारे के सारे जो है स्टोरीज है वो प्ले आउट कर जाएंगे। उसमें आप देखोगे तो मोतीलाल मिड कैप 30, जेएम मल्टी कैप, एक्सिस फोकस 25, LIC लार्ज कैप और टाटा लार्ज एंड मिड कैप। तो ये दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे, ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन काफी अच्छे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते
चलिए पांडा साहब, मुझे उम्मीद है आप कम से कम 2 फंड्स में तो इस अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम मालविया साहब भोपाल से हमारे साथ हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेरी लेकर आए हैं ओमकेश्वर सिंह साहब। 27 साल के हैं मालविया साहब और वो एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए। शुभम जी, और डिटेल्स आप खुद ओमकेश्वर सिंह साहब को दीजिए। हाँ जी, मैं शुभम मालविया हूँ। हेलो टू ऑल। हेलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ऐसी कोई गोल नहीं है अभी, कि मैं अनमैरिड हूँ तो और भी बैचलर हूँ, तो मेरा गोल नहीं, बट आई वांटेड टू इन्वेस्ट एंड आई रेड समथिंग अबाउट फ्रॉम द इंटरनेट एंड थॉट टू just invest my leisure amount so that I could get more return. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उन्मुक्त जिंदगी जी रहे हैं ओमकेश्वर साहब शुभम मालविया जी भोपाल में, और 3,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, ताकि एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाए। तो अब आप बताइए, क्या आप फंड्स सजेस्ट करेंगे और क्या ये बिल्कुल सही विधि होगी? जी, काफी अच्छा है और एसआईपी करना बहुत अच्छा है। सही एज उसमें करना बहुत जरूरी है। और ये इनको पता चल जाएगा कि थोड़े 10 साल में करने के बाद इनका जो वेल्थ क्रिएशन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। जो इन्होंने डिसीजन लिया है काफी अच्छा लिया है। तो जो फंड्स इनके लिए जो अभी सजेस्ट कर रहे हैं वो एक लार्ज कैप है और एक मल्टी कैप फंड है। तो चूंकि 3,000 रुपये लगा रहे हैं तो किसी एक फंड में भी लगा सकते हैं या फिर 1,500 रुपये दोनों में लगा सकते हैं। एक्सेस ब्लू चिप फंड है जो कि एक लार्ज कैप फंड है, और जेएम मल्टी कैप फंड है जो कि एक मल्टी कैप फंड है। ये दोनों में लगा करके वो पैसा रखेंगे तो अच्छा उनका रिटर्न बनेगा 10 साल में, और अच्छा कॉर्पस भी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा मालविया साहब, मुझे उम्मीद है कि आपने फंड्स के नाम नोट कर लिए होंगे। एक्सिस ब्लू चिप फंड और जेएम मल्टी कैप फंड आपको सुझा रहे हैं ओमकेश्वर सिंह साहब, ताकि आप इसमें अपना एक एसआईपी शुरू करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका कॉर्पस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। दिलशाद खान साहब यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि कौन सा एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पर वो अगले 3 वर्ष के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। खान साहब, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। अपना प्रश्न पूछिए ओमकेश्वर जी से। हाँ साहब जी, मेरे को ये बताइए, मेरे पास मतलब टोटली 45,000 अमाउंट है। मैं 15-15 हजार रुपए करके मतलब 3 साल के लिए 3 म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। जी, तो आप मल्टी कैप 3 साल के लिए करना चाहते हैं तो एक मल्टी कैप फंड में कर सकते हैं। और जो अभी स्टेटस से जो हम लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद ये जो नीचे का दौर है वो जब 18 महीना 2 साल के बाद जिस टाइम से भी ये बाहर निकलेंगे तो 3 साल में आपको अच्छा रिटर्न बनने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप मल्टी कैप में आपको 5 फंड बता रहे हैं, इसमें से आप कोई भी 3 चूज करके आप डाल सकते हो। वो है मोतीलाल 35 मल्टी कैप है, जेएम मल्टी कैप है, यूटीआई इक्विटी फंड है, एलआईसी मल्टी कैप फंड है और कैनरा रेबको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है। ये 5 फंड में से कोई भी 3 फंड आप चूज करके उसमें डाल सकते हो। उससे आपको 3 साल में अच्छा रिटर्न बनने की उम्मीद रहेगी। खान साहब, हमें उम्मीद है कि आप अपना एसआईपी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। चलिए ट्विटर की तरफ ध्यान देते हैं। एक से एक बढ़िया सवाल आ रहे हैं आस्क आवाज MF हैशटैग पर। ज़रा आपके सामने वो नीचे लगा हुआ है, अगर आपको अपने प्रश्न पूछने हैं तो यहाँ पर ज़रूर डालिए। चलिए, अजय अग्रवाल साहब ने हमको एक ट्विटर पे फीड दिया है कि उनका 5,000 रुपये के एसआईपी चल रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप फंड में और HDFC स्मॉल कैप फंड में पिछले 5 साल से। वो जानना चाहते हैं कि वो 2 एसआईपीज और शुरू करना चाहते हैं लगभग 4 से 5,000 एक पर, और वो जानना चाहते हैं कि कौन सा मल्टी कैप फंड वो ऐड करें अपने तरकश में। तो ये बताइए ओमकेश्वर जी, क्या ये 2 फंड्स ठीक हैं पहली बात, और क्या मल्टी कैप फंड की वाकई ज़रूरत है? अगर है तो कौन से 2? जी, तो स्मॉल कैप काफ़ी रिस्की है और उसकी सलाह हम रिटेल इन्वेस्टर को नहीं देते हैं, क्योंकि उसका जो उतार चढ़ाव है इतना ज़्यादा है कि उससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो वो स्मॉल कैप फंड से बाहर निकल सकते हैं और वो उसके बनस्पत वो मल्टी कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं। और मल्टी कैप फंड में जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं उसमें उनको पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो हमने जो डिस्कस किया, मोतीलाल 35 है, या फिर एक्सेस मल्टी कैप है, या फिर जेएम मल्टी कैप है। ये ऐसे फंड हैं जिसमें कि वो पैसा लगा सकते हैं बनस्पत की वो स्मॉल कैप से उनको बाहर निकल जाना चाहिए। बाकी ICICI का ठीक है।
अच्छा, तो अग्रवाल साहब, जो स्मॉल कैप फंड में जो आपका एसआईपी है उसे बंद करें, लमसम भी हटा दें, और ये जो 3 फंड्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, LIC MF मल्टी कैप, कैनरा रेबेको इक्विटी, और इन 2 फंड्स में आप निवेश शुरू कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस आपके लिए और हैं, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35, JM मल्टी कैप फंड, और ख़ासकर LIC मल्टी कैप फंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जवाब पसंद आया होगा। एक और प्रश्न है अग्रवाल साहब का, ओमकेश्वर जी, वो ये जानना चाहते हैं कि जो डेट का इन्वेस्टमेंट है, टोटल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए? ये एक बेसिक थंब रूल है, तो उसको उल्टा हम बोलते हैं। जो भी 100 है उसमें अपना एज माइनस कर लो आप, जो आएगा उतना इक्विटी होना चाहिए और उसका रिवर्स आपका डेट में होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं 40 साल का हूँ और 100 से मैं 40 घटाता हूँ तो 60, तो 60% मेरा इक्विटी में होना चाहिए, 40% मेरा डेट में होना चाहिए। चलिए, 100 में से अपनी उम्र माइनस कीजिए अग्रवाल साहब, और जो अमाउंट आए उसको इक्विटी में लगा दीजिए और बचे हुए अमाउंट को डेट में रखिए। चलिए, हमारे पास आखिरी प्रश्न के लिए थोड़ा सा समय है। दीपक वखारिया साहब जुड़े हुए थे लेकिन उनका फ़ोन कट गया। मैं उनका प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे, ओमकेश्वर जी। गुजरात कलोल से वो लिखते हैं और कहते हैं कि वो 65 साल के हैं, 1 करोड़ रुपया उनके पास है, लो रिस्क कैपेसिटी है, अगले 5 से 7 साल तक वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। जाहिर तौर पर इक्विटी होगा। आपके हिसाब से कौन से 3 पसंदीदा फंड्स हैं आपके जो आप उनको सजेस्ट करेंगे? जी, अगर डिपेंड करेगा उनका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर उनके पास रिस्क एपेटाइट है तो फिर वो बैलेंस फंड की तरफ जाएंगे। अगर रिस्क एपेटाइट कम है तो उस हिसाब से फिर उनको फिर डेट में गिल्ड साइड में जाना चाहिए, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड, या फिर बैंकिंग एंड PSU। ये ऐसे होते हैं जिसमें कि क्वालिटी ऑफ जो होल्डिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, उसमें कि 80% आपको AAA रेटेड वाले ही फंड्स लेने पड़ते हैं। गिल्ड तो गवर्नमेंट से ही सिक्योर रहता है, और बैंकिंग एंड PSU में भी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल्स हैं। तो एज के हिसाब से उनको जो एडवाइस रहेगा ये रहेगा कि गिल्ड में जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल गिल्ड फंड, UTI गिल्ड फंड, या फिर IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड साइड से ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड और निपन इंडिया प्राइम डेट फंड, और बैंकिंग एंड PSU में ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU, HDFC बैंकिंग एंड PSU एंड कोटक बैंकिंग एंड PSU। तो चूंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उसको वो डिस्पर्स करके ये सारे स्कीम से में लगा सकते हैं। जी, ठीक है ओमकेश्वर साहब, मुझे उम्मीद है दीपक जी, अगर आप टीवी देख रहे होंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल गए होंगे। ये सारे फंड्स के नाम मैं अपने ट्विटर हैंडल पर और CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दूंगा थोड़ी ही देर में। चलिए, समेटने का टाइम हो गया मार्केट्स टुडे का फिलहाल। ओमकेश्वर जी, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी डीप नॉलेज की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, या तो वो बाज़ार में आ रहे हैं SIP के द्वारा, या वो एक बहुत हल्का सा कदम उठा रहे हैं, अपना पहला कदम निवेश की तरफ, और वो सबसे बेहतर है अगर आप इक्विटी में निवेश करें म्यूचुअल फंड्स के जरिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी हमारे दर्शक हमको लिख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मार्केट्स टुडे को दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। एक से एक बेहतरीन और एक से एक बढ़िया आपको खबरें आप मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। थोड़ी देर में हमारे देश की सबसे बहुमूल्य कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए उस पर राय और चर्चा सुनने के लिए।